to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये दृश्य बांग्लादेश के हैं। शेख हसीना कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत चली आईं और बांग्लादेश अराजकता की आग में झुलसने लगा। प्रधानमंत्री आवास में घुसकर भीड़ ने लूटपाट की और 5 अगस्त की शाम होते होते भीड़ हिंदू मंदिरों में घुस गई। वहां से तोड़फोड़ और आगजनी और जातियों की खबरें आईं और वो तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें कुछ उपद्रवी बांग्लादेश के महात्मा गांधी कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़ा चला रहे थे। ये काम वही भीड़ कर रही थी जिसने शेख हसीना को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस अंधेर गर्दी में कुछ तस्वीरें संतोषजनक भी थी। जैसे चंद प्रदर्शनकारी हिंदू धर्मस्थलों के सामने खड़े हो गए और कहा कि वो भीड़ को इसे नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। लेकिन इस पूरी बहस के बीच नई दिल्ली में मौजूद भारत सरकार सिर धुनती रही कि इस पूरी क्राइसिस में क्या किया जाए। अब शेख हसीना नहीं है तो बांग्लादेश के नए निज़ाम के साथ भारत के समीकरण कैसे होंगे और भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में अब जो सरकार आएगी उसे आशंकाओं के साथ क्यों देखा जा रहा है। इन सारे सवालों को आज हम लल्लन टॉप शो में खंगालेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि भारत का अगला कदम इस दिशा में क्या हो सकता है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 6 अगस्त का दिन शुरू हुआ तो सबकी निगाहें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर थीं। कल शाम 5:30 बजे इसी एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का विमान उतरा था और यहीं बने एक सेफ हाउस में शेख हसीना और उनके परिवार के लोग पनाह लिए हुए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना का अगला प्लान क्या है या क्या होगा। क्या वो भारत में रहेंगी या वो लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। ये सारा डिस्कशन टॉप लेवल के अधिकारी कर रहे थे। लेकिन इसी समय संसद भवन में भी एक मीटिंग चल रही थी। बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों को मीटिंग के लिए बुलाया था। इस मीटिंग के पहले 5 अगस्त को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बस केंद्रीय कैबिनेट के लोग शामिल थे और आज इस मीटिंग में सारी पार्टियों के लोग थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग में ये बताया कि भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और सरकार बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में भी है। आगे जैसी स्थिति होगी उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। विदेश मंत्री ने आगे बताया कि बांग्लादेश में 12 से 13 हज़ार भारतीय हैं, लेकिन अभी स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि भारतीयों को निकालने की जरूरत वहां से पड़े। इस मीटिंग में एक मौका वो भी आया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हुई उथल पुथल के लिए विदेशी ताकतों के जिम्मेदार हैं, उनका हाथ हो सकता है उसमें। इस पर एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अभी बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना जल्दबाजी होगी। वहीं शेख हसीना के बारे में, आगे के प्लान के बारे में एस जयशंकर ने कहा कि सरकार शेख हसीना को थोड़ा समय देना चाहती है ताकि वो अपना आगे का प्लान बना सके। इस मीटिंग में और क्या हुआ हमने पत्रकारों से ही समझने की कोशिश की। आज सुबह जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये बात कही कि हमको बांग्लादेश को लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज को भी बनाना पड़ेगा। और पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ये कहा कि सरकार के वो साथ हैं बांग्लादेश के इशू पे। सरकार जो कदम लेगी हम उसके समर्थन करेंगे। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया जो भी सरकार आगे बढ़ेगी, जिन परिस्थितियों में इस वक्त बांग्लादेश है वहां पर जिस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना है उसमें पूरी तरीके से विपक्ष को भरोसे में लेके ही सरकार आगे बढ़ेगी। कंसल्टेशन किया जाएगा विपक्षी दलों के नेताओं के साथ। और ये भी कहा गया कि शेख हसीना क्योंकि इस वक्त हिंडन एयरबेस में है, वहां उनको गेस्ट हाउस में रुकवाया गया है और उन्होंने यूके जाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि वहां यूके में वो शरणार्थी बनना चाहती हैं, लेकिन यूके की तरफ से अभी तक कोई भी उनको क्लियरेंस नहीं आया है, यानी कि उनको परमिशन भी नहीं मिली है। तो जब तक परमिशन नहीं मिल रही है तब तक जो है शेख हसीना यहाँ है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही थी। कहना था उनका कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है।
इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। वहीं इस मीटिंग में जो नेता शामिल थे उन्होंने भी मीडिया से इस बारे में बातें साझा की। एक था कि बॉर्डर्स को लेके था हमारी चिंता, दूसरा था कि जो लोग हमारे वहाँ हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, मतलब फंसे हुए हैं। उसमें से सरकार की तरफ से एक नंबर पेश किया गया कि ऑलरेडी करीब 20 या 22 हज़ार के करीब लोग हैं वहाँ पे, जिसमें से 8 हज़ार पहले ही आ गए हैं और 12 हज़ार हैं। तो बहुत पैनिक कभी नहीं है, सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए है सरकार। There was also an all-party meeting this morning which I attended, where the Honourable External Affairs Minister also provided all details to it. The opposition parties as well as the government are one on this issue, and the government has complete cooperation in this matter, and we are hopeful that a proper resolution of this crisis will take place. फिर थोड़ी देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई। दोपहर 2:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में नमूदार हुए और राज्यसभा के कुछ देर बाद लोकसभा में भी आए। बांग्लादेश की हालत और भारत के स्टैंड को लेकर उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया। कहा कि बांग्लादेश में जून से शुरू हुई हिंसा का एक ही एजेंडा था, शेख हसीना को कुर्सी से उतारना। 5 अगस्त को जब प्रदर्शनकारी ढाका में घुस आए तो शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने भारत आने की अनुमति मांगी और कल शाम से वो दिल्ली में हैं। हम वहाँ मौजूद भारतीय मूल के लोगों के संपर्क में हैं। कुल 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्र हैं। इनमें से अधिकतर छात्र जून के महीने में लौट आए। बॉर्डर की निगरानी करने वाली फोर्सेस ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और स्थिति पर लगातार नजर जो है वो बनाई हुई है। India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. विदेश मंत्री के बयान के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो भी सुनिए। उन्होंने ये कहा, खाली बयान देके खाली खड़े होकर ये कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं। नजर बनाने से कुछ नहीं होगा। आपने कितने लोगों को लाए, आपके पास ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है कि कितने लोग हमारे वहां पर थे, क्या क्या हो गया है, और अपने लोग हमारे लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस प्रकार की तो कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पहले ही जुलाई में ही बहुत से लोग आ गए थे। इतनी इन्फॉर्मेशन दी जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी विदेश मंत्रालय को, क्योंकि देश जानना चाहता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देश जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है, देश जानना चाहता है कि जो हमारे लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके साथ उनकी सुरक्षा क्या हमने प्रबंधन किया है या इंतजाम किए हैं। तो वो सारी चीजें तो कोई ऐसी बात कही नहीं। बयान है, उन्होंने वहाँ की स्थिति जो है उसका एक विवरण दिया है और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार जो है, नई सरकार, वो जो है हसीना की सरकार तो एक फ्रेंडली सरकार थी, वो सरकार कैसी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरे बहुत बिल्कुल सही बात है उनकी कि संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम लोग भी कोई बढ़ चढ़ के उस पर नहीं बोल रहे हैं और हमें सरकार के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि सरकार किसी तरह से वहाँ शांति की स्थापना कराने में सहयोग करे और हमारे बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए।
इस मामले पे भारत के आधिकारिक स्टैंड और अभी की स्थितियों को लेकर के हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करने वाले कुछ पत्रकारों से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। भारत के लिए कैच-22 सिचुएशन हो गया है, जहाँ पे एक तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर और दोस्त शेख हसीना को उन्हें असाइलम नहीं कहेंगे लेकिन पनाह देनी पड़ी, चाहे वो थोड़े देर के लिए ही क्यों ना हो। डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा में जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने उसमें साफ कर दिया कि शेख हसीना के लिए ये परमानेंट रेमेडी नहीं हो सकता, यानी कि असाइलम उन्हें भारत में नहीं मिल सकता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शेख हसीना भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, आवामी लीग भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके बॉर्डर्स, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर्स है वो सुरक्षित रहे और भारत के जो संबंध है बांग्लादेश के साथ वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। और अगर आप शेख हसीना को रखते हैं तो अगर वहाँ पर सरकार BNP या जमात कॉम्बाइन की बनती है तो मुश्किलें बहुत आ जाएंगी। अभी एक इंटरिम सरकार होने वाला है आर्मी के तहत, तो देखना ये होगा कि भारत किस तरीके से या नई दिल्ली किस तरीके से ढाका को इंगेज करके रखेगा ताकि माहौल बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। वहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि जमात अब सड़कों पर निकल आई हैं, आप देखिए हिंदू कम्युनिटी जो है, बांग्लादेशी हिंदूज़, उन पर अटैक हो रहा है। भारत को ये भी देखना होगा कि उनके इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज़ को लेकर कैसे सिक्योर होंगे। तो ऐसे में शेख हसीना का यहाँ पे परमानेंटली रहना थोड़ा नामुमकिन नज़र आता है। ये तो घटनाक्रम की बात हो गई। अब बात का फोकस शिफ्ट करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के दूरगामी असर पर, दूरगामी परिणामों पर और उसमें शामिल शक्तियों पर भी। इसके लिए पहले बैकग्राउंड जानते हैं। वहां पर अब तक सत्ता में रही शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग यानी AL और उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। एक और विपक्षी पार्टी हुआ करती थी पहले जिसका नाम है जमाते इस्लामी। अब हम आगे की कहानी पर जाने से पहले इन किरदारों को, इन तीनों किरदारों को, तीनों पार्टियों के बारे में एक ब्रीफली जान लेते हैं उनकी कहानी। अवामी लीग से शुरू करते हैं। अवामी लीग जो है वो बांग्लादेश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। 23 जून 1949 को ढाका में पूर्वी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। तब मौलाना अब्दुल हामिद खान भासानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी के जन्म के करीब 6 साल बाद इसके नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया गया। इसका मकसद धर्मनिरपेक्षता और गैर सांप्रदायिकता की स्थापना का प्रयास करना था। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध का नेतृत्व करने वाली ये पार्टी 1970 के चुनाव में बहुमत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान की सत्ता में नहीं आ सकी थी। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने जब 25 जून 1970 की रात में सैन्य अभियान शुरू किया तो अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मौजूदा बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। 9 महीने तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना। अवामी लीग ने सरकार बनाई। सरकार ने राष्ट्र का एजेंडा सामने रखा कि हम अपनी पहचान में भले ही मुस्लिम हैं लेकिन राष्ट्र बंग भाषी सेकुलर समाज की नींव पर बनाया जाएगा। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सत्ता अवामी लीग के हाथ से चली गई। अवामी लीग उस हत्याकांड के बाद लगातार 21 वर्षों तक विपक्ष में रही और 1996 में शेख हसीना की जीत के साथ पहली बार अवामी लीग ने उस समय सत्ता में वापसी की। अब BNP की बात करते हैं जो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। 1 सितंबर 1978 को तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट करके BNP की नींव रखी गई। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या हो गई। उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी प्रमुख का पद संभाल लिया। साल 2018 में खालिदा को हसीना सरकार ने जेल भेज दिया। पार्टी का काम संभाल लिया उसके बाद उनके बेटे तारिक रहमान ने। 1979, 1991 और 2001 में पार्टी ने आम चुनाव में जीत दर्ज की। 1991 में मिली जीत के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। BNP राष्ट्रवादी विचारधाराओं को मानती है, बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की बात करती है। BNP के नेताओं ने बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता के खिलाफ बयान दिए हैं जिससे इस संगठन पर एंटी इंडिया होने के इल्जाम भी लगते रहे हैं। जब BNP सत्ता में रही है तो भारत बांग्लादेश संबंध भी हिलते डुलते रहे हैं। साल 1979 में BNP के स्टूडेंट विंग बांग्लादेश जातीयतावादी छात्र दल JCD का गठन हुआ जो इस समय हुए छात्र आंदोलनों में सक्रिय है। अब जानते हैं इस गेम के लास्ट प्लेयर जमाते इस्लामी को। जब साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो जमाते इस्लामी
पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश जमात इस्लामी की शुरुआत हुई। नारा दिया गया कि इस्लामिक मूल्यों की रक्षा करना। लेकिन 1971 के युद्ध में जमात के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने युद्ध के 9 महीनों के दरमियान आज़ादी मांगने वाले कई लोगों की हत्याएं की और सामूहिक बलात्कार करवाए। साल 1971 में जन्म लेने के साथ ही देश की पहली सरकार ने जमात को बैन कर दिया। सारे नेता बांग्लादेश छोड़ करके पाकिस्तान भाग गए। इशारा साफ था कि बांग्लादेश सेकुलर मूल्यों पर बसा हुआ देश है। जमात के नेता मौलाना अब्दुल रहमान ने विदेशों में ये कहकर के चंदा मांगना शुरू किया कि बांग्लादेश में हिंदू मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। 1975 में मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद जमात ने बांग्लादेश में वापसी की, अपनी पुरानी लाइन पर पॉलिटिक्स वापस शुरू की। 1991 में जब बांग्लादेश में आर्मी का शासन खत्म हुआ तो जमात पर 1971 में लगे वॉर क्राइम्स के आरोप हरे हो गए। जमात के नेताओं ने समय समय पर बांग्लादेश में अमीर का शासन होने की वकालत की। अमीर यानी मुस्लिम समुदाय में सबसे ऊंचा अधिकारी। नेताओं ने शेख हसीना के खिलाफ भी इसलिए बयान दिए क्योंकि वो एक महिला द्वारा शासित होना स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 अगस्त 2024 को तत्कालीन हसीना सरकार ने जमात को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। ये तीनों पक्षों की एक बुनियादी बात हो गई। अब समझिए कि हुआ क्या। दरअसल लंबे समय से बीएनपी आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री बने रहने के लिए शेख हसीना चुनाव में धांधली करती हैं। जनवरी 2024 में हुए आम चुनाव में भी बीएनपी ने ऐसे ही इल्जाम लगा करके चुनाव का बायकॉट कर दिया। शेख हसीना चुनाव जीत गई। दूसरी ओर जून में हाई कोर्ट के नौकरियों में आरक्षण संबंधी फैसले के बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उस प्रोटेस्ट के बीच बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई। लेकिन खबरों में 2 बातें एक साथ लिखी गई। एक, ये छात्रों का आंदोलन है। 2, ये छात्रों की आड़ में बीएनपी का आंदोलन है जिसे पीछे से जमात के नेता सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हसीना के बाहर जाते ही मिलकर के दोनों सरकार बना सकें। कुछ जानकारों ने यह थ्योरी भी दी है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका और वहां की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ हो सकता है। और इस CIA वाले एंगल को हमने आज दुनियादारी के एपिसोड में विस्तार से समझा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सत्ता परिवर्तन का ऐलान हो गया है तो यह भी माना जा रहा है कि आने वाली सरकार राजनीति की अतिवादी या कट्टरपंथी धारा से ताल्लुक रखने वाली होगी। वैसे में भारत के सामने क्या क्या बड़े चैलेंजेस होंगे, हमने एक्सपर्ट्स की मदद से इन चुनौतियों को लिस्ट किया है, वो देखिए आप। बांग्लादेश में मौजूद हिंदू अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या होगा, ये सवाल है, क्योंकि प्रदर्शन होने के साथ ही बांग्लादेश में मौजूद हिंदू परिवारों की हत्या, बलात्कार और बेदखली की खबरें आई हैं कुछ जगहों से। कुछ धर्मस्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में भारत ने कई परियोजनाओं में वहां निवेश किया हुआ था। तीसरा सवाल है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर अब स्थिति क्या होगी। हम पहले ही देखते रहे हैं कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ एक समस्या रही है और इस पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार लगातार काम करने के दावे कर रही है। बांग्लादेश के साथ अब स्ट्रेटेजिक संबंध कैसे होंगे। हसीना सरकार की पॉलिसी जो है वो प्रो इंडिया मानी जाती थी, लेकिन सत्ता में अगर बीएनपी और जमात आते हैं तो वे भारत विरोधी माने जाते हैं। आगामी सरकार के इस्लामिक कट्टरपंथ को हवा देने की आशंकाएं भी हैं। अब इन सवालों के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट्स का रुख किया। सबसे पहले हमने ये सवाल रखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का क्या होगा, उसकी गारंटी क्या होगी। अभी टू अर्ली टू से दैट, बट अभी तक आज इतने ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुआ है, एनआरकी नहीं हुआ है। आज जो हुआ था वो कल हुआ। और एज यू मेंशन अबाउट द हिंदू टेम्पल्स, दैट इज ट्रू। एंड ये हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के साधारण मानुष जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं समझते हैं, वो समझते हैं आप सब भाई भाई हैं। जो भी कर रहे हैं वेस्टेड क्वार्टर ये कर रहे हैं, एक कारण है देयर इज अ एंटी इंडिया सेंटिमेंट दे हैव बीन पुशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम बोले थे आपको, सरकार का लोग को हम बोले थे जे यू हैव टू एड्रेस द एंटी इंडिया सेंटिमेंट। सो सेकेंडली है जे एलिमेंट्स घुस रहे हैं to give it a different color. And which is this element? They are the right-wing extremist Islamist groups who will do this. That's what my doubt. I cannot be for sure. But ये मुझे लगता है कि ये हो गया, because कहीं कहीं नाराय तकबीर स्लोगन भी दे गया है, जो बीएनपी भी नहीं देता है, अवामी लीग तो बिल्कुल ही नहीं देता है। वो शुद्ध देते हैं इस्लामिस्ट पार्टीज, स्पेशली जमात इस्लामी। तो हम लगता है ऐसे कुछ हो सकते हैं, बट आई कैन नॉट से फॉर श्योर।
अब व्यापार संबंधों की बात करते हैं। भारत के निवेश के अलावा एक पॉइंट और है जो हमने आपको कल के ललन टॉप शो में भी बताया था। बात यह है कि भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों में सामान भेजने के लिए बांग्लादेश रूट का इस्तेमाल करता है। इन सारे प्रोजेक्ट्स और आगामी प्रोजेक्ट्स की दिशा अब क्या होगी? इस पर डिपेंड करेगा कि जो भारत के साथ में जो समझौते थे, जो एक डेवलपमेंटल एक पार्टनरशिप थी, जो सहयोग हो रहा था ट्रांजिट और कनेक्टिविटी इश्यूज पे, वो बरकरार हो पाएगा। लेकिन अभी तक ये बात उम्मीद है मुझे कि जो अभी आर्मी बैक्ड अगर केयरटेकर गवर्नमेंट होगी और तो आर्मी का जो भारत के प्रति एक सकारात्मक रुख रहता है, और अगर आर्मी का इन्फ्लुएंस रहा इस इंटरिम सरकार पे, तो जो अभी तक के प्रोजेक्ट्स जो दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं वो नियमित रूप से चलते रहेंगे। उसमें कोई किसी तरीके का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी का पॉइंट जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4000 किलोमीटर्स की जो सीमा है वो पोरस बॉर्डर है, हिली है, टेरेन है, और भारत ने लगभग 3200 किलोमीटर की फेंसिंग की हुई है। भारत हमेशा इस पोरस बॉर्डर का लोग फायदा उठाते हैं, उसके प्रति सजग रहा है, तो अपने बीएसएफ को भी सजग किया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्मगलर्स हैं, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, फेक करेंसी रैकेट्स, ये जितने भी नेक्सेस बने हुए थे पहले पुराने जमाने में बांग्लादेश के साथ, उसको शेख हसीना ने एड्रेस किया। तो उम्मीद करती है कि जो नई सरकार बनेगी या मिलिट्री बैक्ड जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी वो भी इन इशू को एड्रेस करेगी, और भारत अपनी जो टूल्स और टेक्निक्स हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको दुरुस्त रखेगी ताकि किसी तरीके का कोई अनहोनी या किसी तरीके का फायदा नहीं उठाया जा सके। वैसे बांग्लादेश के बॉर्डर वाले मसले को आप हमारे शो आसान भाषा में के कल यानी 7 जुलाई की सुबह 8 बजे आने वाले एपिसोड में विस्तार से समझ सकते हैं। उसमें विस्तार से बात हुई है कि भारत बांग्लादेश पर की सीमा पर अब क्या क्या हो सकता है और बीएसएफ का काम अब कैसे बढ़ सकता है। कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो शेख हसीना के जाने और नए निजाम के आने से दोनों देशों के संबंध अब कहां जाएंगे, सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। और भारत को काफ़ी नुकसान होगा अगर आप जमात बीएनपी के कॉम्बाइन को सरकार में देखते हैं। देखिए अभी कुछ तय नहीं है। इंटरिम सरकार में बहुत ही दिग्गज नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी हो सकते हैं, और अगर वो होते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में हमसे कहा कि वो चाहते हैं कि वहाँ पे वायलेंस ना हो, कम्युनल डिसहार्मनी ना हो, यानी कि मतभेद रिलीजियस कम्युनिटीज़ में। तो जब वो ये नहीं चाहते हैं तो फिर क्या ऐसी सरकार बन पाएगी जो ऐसी चीज़ें चाहता हो। ये ज़रूरी है देखना कि लोग जो है वोटर्स वहाँ पे, वो आज शेख हसीना के खिलाफ ज़रूर हैं जो वोटर्स हैं, लेकिन हर वोटर नहीं, बहुत बड़ा आवामी लीग का वोटर बेस है जो शायद सड़कों पर नहीं निकला। इलेक्शंस होंगे तो शायद चीज़ें काफ़ी अलग नज़र आएंगी, लेकिन ये जो वोटर्स स्टूडेंट्स के प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, ज़रूरी नहीं है कि वो सब जमात के साथ खड़े हैं। वो कई सारों ने तो मांग की है कि डॉक्टर यूनुस को आना चाहिए। तो अगर जमात सरकार बना पाती है, जमात और बीएनपी सरकार बना पाती है, तब भारत के लिए मुश्किलें हैं। अभी कहना मुश्किल है कि क्या वो सरकार बना पाएंगे या नहीं। और अब एक बोनस लेकिन ज़रूरी सवाल, और इसके लिए टर्म जानिए आप, साउथ एशिया। अगर आप दुनिया के नक्शे का वो वाला हिस्सा देखें जिसमें भारत है, तो भारत के साथ नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भूटान, इन देशों को मिलकर के दक्षिण एशिया बनता है या साउथ एशिया। अब आप नक्शा देखें तो भारत चारों ओर से इन देशों से घिरा हुआ है। अब बांग्लादेश में बवाल के बाद भारत की साउथ एशिया में स्थिति क्या होगी, इसको समझना जरूरी है। ये जानने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। ये छोटे देश हैं, इन छोटे देश में जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो विभाजित होती है, हर देश में होती है। पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजी के आधार पर विभाजित होती है। तो जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये कभी चाइना कार्ड खेलते हैं, कभी इंडिया कार्ड खेलते हैं। जब आपको आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए, जिसको जो कन्वीनियंट होता है कि किस कार्ड के आधार पर राजनीति की जाए, तो ये इस तरीके का पोलराइजेशन पड़ोसी देशों की राजनीति में देखने को मिला। और खासकर 2 दशकों से, चाहे वो आप मालदीव का उदाहरण ले लीजिए कि एक को प्रो इंडिया मान लिया गया, दूसरे ने इंडिया आउट का नारा दे दिया। श्रीलंका में राजपाक्से ब्रदर्स चाइना की तरफ झुकाव था और सिरिसेना और
विक्रम सिंघे आए तो इन्होंने भारत के साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। वही हालात नेपाल में है कि जब केपी ओली आते हैं तो चाइना की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, बाकी नेपाली कांग्रेस रहती है तो उनके साथ। और बांग्लादेश में भी बीएनपी और जमाते इस्लाम भारत से डिस्टेंस रखती है, पाकिस्तान चीन के साथ में संबंध मजबूत करती है, और अवामी लीग रहती है तो निश्चित रूप से भारत के साथ अच्छे। तो ये कार्ड खेलना और एक की तरफ बैंडवागन होना और दूसरे को नकारना, ये इस तरीके की राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारत कोशिश करता है कि जो उनके सुरक्षात्मक मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा का या बाह्य सुरक्षा का मामला या आर्थिक विकास का मामला है या राजनीतिक स्थायित्व का, भारत इंश्योर करता है कि इन देशों में ये सब पहलुओं पर निगरानी रखी जाए और वहां पे राजनीतिक स्थायित्व बना रहे, विकास की धाराएं बहती रहे। इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर यहीं तक। अब बारी है सुर्खी की, जो आई है ओलंपिक्स से। भाला फेंक के खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के क्वालिफिकेशन राउंड में ही 89.34 मीटर भाला फेंक करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही भारत की रेसलर विनेश फोगाट ने महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में जापान की यूई सासाकी को हरा करके पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल के लिए पहले उन्होंने क्वालिफाई किया और उसके बाद क्वार्टर फाइनल का जब मुकाबला हुआ तो उसमें उन्होंने यूक्रेन की रेसलर ओक्साना लिवाच को हरा दिया और आखिर में सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।